वेलकम टू आयाम करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल माजिद खान। गाइस, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। राइट। ये जो चैप्टर है इसमें पिछले 2-3 साल से पैटर्न देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे पहले अगर हम 2020 और या उससे पहले की बात करें तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस आया करते थे। बट अब 2021, 22 और 23 के ट्रेंड में देखा गया है कि 2 या 3 क्वेश्चंस यहाँ से मैक्सिमम आते हैं। यानी कि यहाँ जो हमें पढ़ाई करना है अब वो थोड़ी सी कंसाइज पढ़ाई करना है, और हमें जब इसके नोट्स बनाना है तो कंसाइज लिस्ट के फॉर्म में नोट्स बनाना है। देखो, ये जो चैप्टर है ना गाइस, इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, उनके हमें लिस्ट बनाना पड़ेंगी। ठीक है। जैसे कि हम देखें कि रूट है, रूट के टाइप्स हैं, तो कौन सी टाइप है उसके एग्जाम्पल क्या है, कौन से टाइप का स्टेम है उसके एग्जाम्पल्स क्या है, कौन से टाइप का फ्लावर है उसके एग्जाम्पल्स क्या है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें लिस्ट बनाते हुए चलना पड़ेगी, और ये लिस्ट बनाने का काम करेंगे आप लोग खुद। ठीक है। एक लिस्ट बनाओ सादे पेज के ऊपर, और फिर इसको हम आगे समझते हुए चलेंगे। ठीक है। तो पूरा समझाने का काम, विजुअलाइजेशन करवाने का काम मेरा है, लिस्ट बनाने का काम आप लोगों का होने वाला है विद एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो पैटर्न देखा गया है वो ये है कि एक पर्टिकुलर फीचर एग्जाम में बताते हैं, और उस फीचर से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको ढूंढना होता है ऑप्शंस में। राइट। एक फीचर बताएंगे या उस फीचर का नाम बताएंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको ढूंढना होगा। यानी कि आपको फीचर और एग्जाम्पल दोनों की लिस्ट बनानी है ना। एक तरफ फीचर लिखोगे, एक तरफ एग्जाम्पल लिखोगे, और उसकी एक पूरी लिस्ट आपको बना के तैयार कर लेनी है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा गाइस, चैप्टर का नाम ऐसा क्यों दिया गया है, सोचा आपने कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ही क्यों दिया गया है? एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट्स ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर प्रेजेंट होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म्स प्लांट। तो हम अपने आसपास जब कभी भी देखते हैं तो हमें सारे के सारे प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स ही नजर आते हैं। ठीक है। इनकी हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। तो पॉइंट समझ में आता है कि ये मॉर्फोलॉजी है क्या, व्हाट इज एक्चुअली मॉर्फोलॉजी। राइट। तो देखो, जब कभी भी हम किसी भी प्लांट एनिमल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तब हम उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है ऐसे, ऐसे देखना। राइट। मॉर्फ का मतलब होता है ऐसे देखना, पूरा स्कैन करना। तो हम उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो जो भी एक्सटर्नल फीचर्स हम देख पाते हैं किसी प्लांट्स में, जैसे कि रूट, रूट स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब काहे में आता है? ये सब आता है मॉर्फोलॉजी में। ठीक है। तो देखो, अगर हम एक जनरल प्लांट का स्ट्रक्चर देखें तो हमें नजर आएगा किसी जनरल प्लांट के स्ट्रक्चर में सबसे नीचे का पार्ट जो जमीन में मोस्टली सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये होता है गाइस रूट का। ठीक है ना। और इसके ऊपर जितना भी पार्ट हमें नजर आता है, राइट, ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है शूट का पार्ट। देखो, शूट क्या है? शूट ये वो पार्ट ऑफ द प्लांट है जो कि पूरी तरह से जमीन के ऊपर है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, और जो सॉइल के नीचे की तरफ है उसको हम कहते हैं रूट्स। ठीक है। अच्छा, अगर हम शूट देखें तो हमें नजर आएगा कि शूट में बहुत सारे हमें स्टेम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये हमें स्टेम नजर आते हैं। स्टेम के साथ हमें कभी कभी यहाँ पे ब्रांचेस भी नजर आती हैं, जैसे कि एक ये ब्रांच आपको नजर आ रही है। ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पर ब्रांच भी नजर आती है। ब्रांच क्या है? स्टेम का ही पार्ट है। राइट। उसके बाद हमें कई सारी यहाँ पे लीफ नजर आती हैं। राइट, हमें लीफ नजर आती है। लीफ के बाद हमें कई बार बर्ड्स नजर आते हैं। ठीक है। बर्ड्स नजर आते हैं। कई बार हमें यहाँ पर फ्लावर नजर आते हैं, और हमें कई बार यहाँ पे फ्रूट्स नजर आते हैं। राइट। तो देखो कितनी सारी चीजें हो गई किसी भी प्लांट में। रूट हो गया, स्टेम हो गया, उसकी ब्रांचेस हो गई, लीफ हो गई, बर्ड्स हो गई। राइट। बर्ड्स, नए नए जो लीव्स आती हैं, नए जो फ्लावर आते हैं उनको बोलते हैं, और हम देखेंगे। उसके बाद फ्लावर्स हो गए, और उसके बाद कुछ फ्रूट्स हो गए, है ना। तो इतनी सारी चीजों के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। ठीक। अच्छा,
ये सब पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ने की कारण क्या है, आखिरकार क्यों हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी। तो ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, कि मॉर्फोलॉजी की हमें नीड क्या है, व्हाट इज द नीड टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम क्लासिफिकेशन यानी कि टेक्सोनॉमी कर पाए। आप याद कीजिए चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, हमने यहाँ पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स की टेक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन की जाती है, जिसके 4 स्टेप्स होते हैं। कैरेक्टर्स की स्टडी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। करेक्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें कैरेक्टर्स की स्टडी करनी है। और कैरेक्टर्स की स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है ना, वो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी है, जो कि हमें सामने ही नजर आती है। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हम जब करेंगे तभी हम प्रॉपरली क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी भी कर पाएंगे। अलॉन्ग विद दैट हमने देखा कि जब हम जनरल भी प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो प्लांट्स के फीचर्स, उस समय के हालात देखकर हमें समझ में आ जाता है कि इस प्लांट से प्रोडक्ट कितना मिलने वाला है। जैसे कि कपास, रुई में हमने देखा कि वहां जब कभी भी पिंक फ्लावर होते हैं तो रुई का अमाउंट थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। और जब व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। तो फार्मर से कितने काम का है कि सिर्फ प्लांट के फ्लावर देखो और अगर ये समझ में आ जाए कौन किस कलर का फ्लावर है, ज्यादा प्रोडक्टिव वाला है, कम प्रोडक्टिविटी वाला है, तो हम इजीली चूज कर सकते हैं। देखो, जो मॉर्फोलॉजी होती है ना स्टूडेंट्स, ये एनवायरमेंट के साथ चेंज हो जाती है, राइट। सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होते। बेसिक मॉर्फोलॉजी जो होती है वो कई बार चेंज हो जाती है। तो एनवायरमेंट के साथ मॉर्फोलॉजी चेंज है तो हम एनवायरमेंट का पता भी लगा सकते हैं, राइट। तो क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंट के कारण, हम ये भी पता लगा सकते हैं। इवन हम ये भी देख सकते हैं कि सेम ग्रुप के प्लांट अगर डेजर्ट में ग्रो कर रहे हैं तो लीफ की जगह स्पाइंस हैं, और अगर वो पहाड़ों पे ग्रो कर रहे हैं तो हो सकता है उनमें क्लाइंबिंग रूट्स टाइप की कोई चीजें प्रेजेंट हो। पॉइंट इज कि डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स, स्टोरेज के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कोई भी प्लांट प्रोड्यूस करता है। और ये सब भी हम मॉर्फोलॉजी के थ्रू ही पढ़ सकते हैं, राइट। तो गाइज मॉर्फोलॉजी से ना कि सिर्फ हम प्लांट जो सामने प्रेजेंट है उनके बारे में पता लगा सकते हैं, जबकि हम पता लगा सकते हैं जो फॉसिलाइज्ड प्लांट हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके केवल फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमने पता लगाया कि जुरासिक पीरियड में, है ना, जब डायनासोर्स हुआ करते थे तब किस तरह के प्लांट्स होते थे। आपको पता होगा कि जब जुरासिक पीरियड था यानी जुरासिक एरा था, जुरासिक यानी कि डायनासोर्स बहुत ज्यादा पाए जाते थे, वही सेम एरा था जब जिम्नोस्पर्म्स भी बहुत पाए जाते थे, है ना। तो वो उनका एरा था, जिम्नोस्पर्म्स का एरा था। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला क्योंकि हमने आज के जमाने के जिम्नोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ी और फिर हमने फॉसिल्स की स्टडी करी। देखा कि जो फॉसिल्स हैं वो भी काफी ज्यादा जिम्नोस्पर्म से मिल रहे हैं और मैक्सिमम फॉसिल्स उसी शेप के नजर आ रहे हैं। तो हमने बोला कि हाँ, वो जो एरा था जुरासिक एरा, उस एरा में भी जिम्नोस्पर्म्स काफी ज्यादा डोमिनेंट प्लांट्स थे, राइट। टेरिडोफाइट्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट प्लांट्स थे उस समय पे। ठीक है, चलो अब इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो हमें समझ में आया कि ये जो मॉर्फोलॉजी है ये एज अ टूल ऑफ फाइलोजेनी यानी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बात और हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कि जो प्लांट्स हैं क्या इनको हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफाई सही में कर सकते हैं? जी हाँ, हमने इन प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफाई किया है, राइट। अगर आप देखोगे प्लांट्स को तो इनमें कुछ पार्ट्स वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, राइट, जैसे कि रूट, स्टेम, राइट, लीफ। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम कहेंगे कि ये वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी है, राइट। और फिर रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी भी होती है यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर वगैरह, तो वो रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी में आता है। तो अगर हम केवल
वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी देखें, रूट, स्टेम, लीफ देखें, तो इनके आधार पर भी हम प्लांट्स को बहुत इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं और एक्चुअली किया है, राइट। थियोफ्रेस्टस ने इसी क्लासिफिकेशन की थी, जो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, राइट। तो एरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन की, याद रखो। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई अगर कोई ऑर्गेनिजम्स, कोई प्लांट्स बहुत छोटे छोटे से हैं और ग्रीन कलर के हैं, तो उसे हम हर्ब बोलेंगे, राइट, हर्ब बोलेंगे। और अगर काफी बड़े बड़े ट्रीज हैं, काफी बड़े बड़े ट्रीज हैं, राइट, तो इसको हम ट्रीज बोल देते हैं, राइट। और इन दोनों के बीच में कोई है ना, ना ज्यादा वुडी है ना बिल्कुल ही ग्रीन कलर का स्टेम है। अगर बिल्कुल ग्रीन कलर का स्टेम होता तो हम हर्ब बोल देते, और अगर बिल्कुल ही वुडी होता तो हम ट्रीज बोल देते। ये है बीच में, इसको हम कहेंगे शर्ब, राइट, शर्ब कहेंगे। अच्छा, ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैबिटेट के आधार पर भी क्लासिफाई किया जा सकते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में बहुत बड़ा स्टेम देखने को नहीं मिलता, है ना, फ्लोटिंग नेचर के ज्यादा होते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होंगे वो वुडी नेचर के होंगे, स्टेम बड़ा होगा इनका, राइट। सिमिलरली इनके लाइफ स्पैन के आधार पर भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर साल भर ग्रो कर पा रहा है केवल एक सीजन में, एनुअल, 2 सीजन ग्रो कर रहा है 2 साल के लिए, बाइनल, और काफी लंबे समय तक जिंदा है, पेरिनियल। तो देखो ये सब चीजें हम कैसे पॉसिबल कर पाए, जब हमने मॉर्फोलॉजी की स्टडी करी। इसीलिए मॉर्फोलॉजी की स्टडी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो गाइस, हम अब आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी के को फॉलो करते हुए। हम देखेंगे कि एनसीईआरटी ने ये फोटोग्राफ दिया हुआ है ना, और इसमें बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं शूट के अंदर, जैसे कि फ्रूट वगैरह है, राइट। ये वाला पार्ट है फ्लावर है, राइट। ये वाला पार्ट जो है ये बर्ड्स हैं, सिमिलरली ये लीव्स हैं, राइट। सिमिलरली ये सब जो चीजें हैं ये सब आती हैं शूट में, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये आता है रूट में, है ना। तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले रूट के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तो हम भी रूट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि रूट है क्या। तो रूट ये वो पार्ट ऑफ द प्लांट है जो कि एक्चुअली सॉइल के लेवल के अंदर रहता है, राइट, सॉइल के नीचे रहता है, राइट, मोस्टली सॉइल के नीचे रहता है। और इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि जब इसकी ग्रोथ होती है ना, तो डाउनवर्ड ग्रोथ होती है, ठीक है ना। जब डाउनवर्ड ग्रोथ होगी तो हम बोलेंगे कि ये जो है ना एक डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट है, राइट। अच्छा देखो, मैंने लिखा क्या है, रूट इज द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ प्लांट एक्सिस। अब एक्सिस का मतलब क्या होता है सर, देखो अगर हम यहां जाएं तो देखो यहां पे आपको एक प्लांट का एक मेन पार्ट नजर आ रहा है, देख रहे हो, ये एक सेंट्रल एक्सिस नजर आ रही है, इसको बोलेंगे हम एक्सिस, राइट, मेन प्लांट बॉडी। तो मेन प्लांट बॉडी को अगर हम देखें तो ये नीचे की तरफ जाती है, हम बोलेंगे सेंट्रल एक्सिस इसकी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, हम बोलते हैं डिसेंडिंग, राइट। अच्छा, ये जो नीचे की तरफ जा रही है ये क्यों जा रही है, ये नीचे की तरफ इसलिए जा रही है गाइस, क्योंकि जितने भी रूट्स होती हैं ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। देखो क्या होता है, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जियो का मतलब होता है गाइस अर्थ, राइट, क्या होता है इसका मतलब अर्थ, यानी कि ये हमेशा ग्रेविटेशनल पुल की तरफ मूव करेंगी, नीचे की तरफ मूव करेंगी। ट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रोथ टुवर्ड्स, राइट, समथिंग। तो ग्रोथ टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिक, राइट। तो रूट्स कैसी होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। आप कहोगे सर रूट्स जियोट्रॉपिक क्यों है, ये सॉइल में क्यों जा रही हैं, 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि रूट्स जब सॉइल में जाती हैं तो प्लांट को एनकरेज प्रोवाइड कराती हैं, यानी कि प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, सॉइल को पकड़ लेती हैं। और जब सॉइल को पकड़ लेंगी तो जो बड़े से बड़ा ट्री भी जो है ना वो स्टेबल रहेगा। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं टू द प्लांट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर आप देखो तो रूट का दूसरा काम, मेजर जो फंक्शन है वो है वाटर का एब्सॉर्प्शन करना, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं कि रूट जो है ना ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक भी है, साथ ही साथ ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी है, राइट। हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर,
तो ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक नेचर की भी है, टुवर्ड्स द वाटर ग्रो करती है ना। आपको पता है गाइज, एक प्लांट है डिजर्ट में ग्रो करता है, इसका नाम है अल्फा अल्फा, राइट। छोटा सा प्लांट है, 1 फीट का होता है, छोटा सा, बट इसकी रूट पाई गई है 150 मीटर्स तक। जी हाँ, 150 मीटर्स तक। क्यों गई ये इतने नीचे? ये इसलिए गई हैं ताकि इनको वाटर मिल पाए, राइट। तो वाटर की तलाश में रूट हमेशा नीचे की तरफ जाती हैं, हम बोलते हैं पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं, राइट। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक नेचर की होती हैं, ठीक है। 2 जगह पॉजिटिव आ गया है, तीसरी जगह नेगेटिव आने वाला है, वो है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। यानी कि ये जो प्लांट, ये जो रूट्स होती हैं, ये धूप की तरफ, फोटो मतलब सनलाइट, राइट, सनलाइट की तरफ ग्रो नहीं करती हैं। ये ऑलवेज दे ट्राई टू ग्रो अवे फ्रॉम द सनलाइट, राइट। ये सनलाइट से अवे ग्रो करने की कोशिश करेंगी। क्यों ऐसा क्यों कर रही हैं ये लोग ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस नहीं करना, इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते। तो याद रखिए, हमेशा जो रूट्स होंगी इनके पास कभी भी क्लोरोफिल नहीं होगा, और इसीलिए ये लोग नॉन ग्रीन कलर के होने वाले हैं। कभी ग्रीन नहीं होंगे, कैसी होंगी? नॉन ग्रीन होंगी हमेशा हमेशा, ठीक है। कभी भी ग्रीन नहीं होने वाले हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इनको नहीं करना है, ठीक है। हमेशा ये कहाँ ग्रो करेंगे? टूवर्ड्स द सॉइल ग्रो करेंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो है न्यूमेटोफोर्स। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये टूवर्ड्स द अपोजिट टू लैंड ग्रो करती हैं, राइट, अवे फ्रॉम द सॉइल ग्रो करती हैं। हम पढ़ेंगे उसके बारे में। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब एक बात देखो, अगर हम किसी स्टेम को देखें गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा गन्ना, शुगर केन को अगर आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा शुगर केन जो है वो देखने में कुछ ऐसा होता है, राइट। और इस शुगर कैन के ऊपर, इस तरह से कुछ पोर्शंस होते हैं, राइट, इस तरह से। बेटा ये जो पोर्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं नोड्स, ठीक है। और इन नोड्स के बीच में जो जगह होती है गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड्स, राइट। तो देखो, स्टेम के ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे, ठीक है। जबकि अगर हम रूट्स में देखें तो कभी भी रूट्स में नोड और इंटरनोड नहीं होती। देख लो, कहीं पे भी नोड और इंटरनोड नहीं है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट डज नॉट पजेस एनी रूट एंड इंटरनोड, राइट। अच्छा, अब ये जो रूट्स होती है ना गाइस, इनके पास वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्या होंगे, यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे बारीक बारीक से रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इनका काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द रूट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम इस रूट को देखें, है ना, मैंने क्या किया, मैंने छोटा सा ये रूट जो था ना, इसका यही वाला पोर्शन, मेन एक्सिस वाला पोर्शन, ये रूट का ये ले लिया, राइट। तो अगर हम मेन एक्सिस रूट की देखें तो देखिए आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा कि रूट में कुछ इस तरह का सेक्शंस प्रेजेंट है ना। आपको सबसे नीचे एक पोर्शन नजर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं गाइज? इसका नाम है रूट कैप। अब जरा एक बात देखना, रूट कैप ये रूट का टर्मिनल पोर्शन है, सबसे ज्यादा एंड में प्रेजेंट है, और इसका जो शेप है वो थिम्बल शेप है। थिम्बल देखो क्या लिखा हुआ है, THIMBLE, एनसीईआरटी का वर्ड है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ठीक है। क्या नाम है इसका? थिम्बल शेप। थिम्बल का मतलब होता है कि एक छोटा सा मेटल का डिवाइस या छोटा सा मेटल का रिंग लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, जो सिलाई के टाइम पे दर्जी जो होता है ना, जो टेलर होता है, वो अपने अंगूठे पे पहनता है ताकि वो सुई ना चुभ जाए। देखा है आपने? दर्जी, टेलर जब सिलाई करता है सुई से, तो अपने अंगूठे पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पहनता है मेटल की, राइट, इतना बड़ा सा, राइट, उसको बोलते हैं थिम्बल। तो ये भी जो स्ट्रक्चर है रूट कैप, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये हमारे जो रूट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। एक्चुअली होता क्या है ना,
कि अगर आप रूट को देखोगे ना तो रूट की ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल डिवीजन कर रहे हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जब ये ग्रो करें टूवर्ड्स द सॉइल, तो वहां पे सॉइल भी आएगा, वाटर भी आएगा, रॉक्स भी आएंगे, तो ये टूट ना जाए, लॉस ना हो जाए, इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है टर्मिनल पोर्शन पे हमेशा रूट कैप। तो गाइज याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपेक्स, अपेक्स यानी कि टर्मिनल पोर्शन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, हमेशा यहाँ पर रूट कैप प्रेजेंट होगी, थिम्बल शेप की। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट कर रही है, ये प्रोटेक्ट कर रही है इस एरिया को, राइट, ये प्रोटेक्ट कर रही है इस एरिया को, जिस एरिया को हम बोल रहे हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, राइट। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये वो सेल्स होते हैं जिनकी केवल एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, कि ये लोग सेल डिवीजन करते हैं, है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये वो सेल्स होते हैं जो कि एक सिंगल सेल से डिवाइड करते हैं, राइट, और दो सेल्स बनाते हैं, है ना। यानी कि ये जो रीजन है, ये रीजन है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पे सेल का डिवीजन होता है, याद रखो, यहाँ पे सेल का क्या होता है, यहाँ पे सेल का डिवीजन होता है हमेशा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, जरा इनके बारे में सोचो, ये कैसे होंगे। यहाँ जो सेल्स है ना, ये बड़े मासूम से, छोटे छोटे से, है ना, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट सेल वॉल के होते हैं, बहुत मोटी सेल वॉल नहीं होती। साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है, क्योंकि इनको बहुत सारा खाना खाना है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म करना है और सेल डिवीजन करना है। साथ ही साथ इनका जो न्यूक्लियस होता है बेटा, वो भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट और काफी बड़ा न्यूक्लियस हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, जितनी भी सेल्स मेरिस्टेमेटिक रीजन में हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, एक सेल से दो सेल्स बना रहे हैं, यानी कि यहां पर माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, यहां पर माइटोसिस यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है। और इस कंडीशन में एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाएगा। ठीक है, क्या था, जरा ध्यान से देखना, यहां पे क्या हो रहा है, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, एक सेल डिवाइड होगा और दो डॉटर सेल्स बना देगा, है ना, वही सेल है। अच्छा, एक बात बताओ, जब यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, एक सेल से दो सेल्स बने, है ना, तो क्या एरिया भी बढ़ गया जो इन सेल्स ने कवर किया, है ना, क्या किया ऐसा, नहीं सर, साइज तो वही है, बस एक सेल था, एक के दो हो गए, बीच में वॉल बन गई सर, जो टोटल एरिया था वो तो अभी भी उतना ही है, जो टोटल साइज ऑफ सेल था वो अभी भी उतना ही है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये वो एरिया है जहां पे सिर्फ सेल का डिवीजन हुआ है, यहां अभी कोई विजिबल ग्रोथ नजर नहीं आई, है ना। यानी कि होना ये चाहिए था कि यहाँ पे साइज ऑफ द सेल बढ़ना चाहिए था। अगला जो स्टेप है वो यही स्टेप है, ये वही एरिया है, यहां से यहां तक वाला, ये वही एरिया है जहां पर सेल इलोंगेशन होगा, राइट। इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, राइट। क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में ये जो सेल है ना, ये जो सेल है ना गाइस, ये जो सेल है वो अपने आप को इलोंगेट करेगा यहाँ पे और अपने आप को इलोंगेट करेगा यहाँ पे, देख रहे हो, पहले छोटे से एरिया में था, अब उसने अपने आप को खाना खाया, फूड खाया और सेल को बड़ा कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है कि हाँ सर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट बढ़ गई है। तो एक्चुअली जब कभी भी आप देखोगे इस एरिया को, तो ये वो एरिया है जहां पर सेल इलोंगेशन हो रहा है, यानी कि विजिबल ग्रोथ नजर आ रही है। यहाँ पे कोई विजिबल ग्रोथ नहीं थी, उतना ही छोटा सेल, है ना, देखो जरा, देखो जरा, उतना ही छोटा सेल, एक सेल से दो सेल बन गए थे, है ना। पहले भी सेल का साइज क्या था, पहले भी सेल का साइज क्या था, पहले भी सेल का साइज उतना ही था, ठीक है। जब ये डिवाइड हुआ तो एक सेल से दो सेल बन गए, करेक्ट। क्या सेल का साइज इंक्रीज हुआ था, नहीं हुआ था। तो कभी भी यहां पर सेल का साइज इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ सेल डिवाइड होंगे। जब सेल का साइज यहाँ इंक्रीज नहीं होगा तो क्या रूट का साइज इंक्रीज होगा, नहीं होगा सर, राइट। विजिबल ग्रोथ नजर आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो कब नजर आएगी विजिबल ग्रोथ, विजिबल ग्रोथ नजर आएगी हमें इस पोर्शन में, जब सेल का
इस तरह से इलोंगेशन होगा। तो याद रखिएगा, दिस इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन, राइट। यहाँ पे सेल का जो साइज है वो बढ़ेगा और लंबे लंबे सेल्स, इस तरह से लंबे लंबे सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये सेकंड रीजन। अब सेकंड रीजन के बाद थर्ड रीजन भी है इसके ऊपर, जिसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। अब ये मैच्यूरेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए, मैच्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि अब जो सेल्स है ना, वो स्पेसिफिक शेप अक्वायर कर लेंगे, स्पेसिफिक शेप को धारण कर लेंगे, और स्पेसिफिक शेप धारण करने के बाद स्पेसिफिक फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक सिर्फ सेल डिवीजन कर रहे थे, सिर्फ सेल इलोंगेशन कर रहे थे। अब इस रीजन में आने के बाद ये एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे, हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन हो गया है, एक दूसरे से डिफरेंट हो गए हैं। और इस कंडीशन में हम बोलेंगे क्योंकि ये डिफरेंट हो गए हैं तो ये लोग मैच्योर भी हो गए हैं, और अब ये लोग स्पेसिफिक टिश्यूज बनाने का काम करेंगे, है ना। कैसे, जरा देखो, मेरी बात को समझो। मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि ये था हमारे रूट का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक वाला जो एरिया है वो मैच्योरेशन वाला एरिया है। अब होगा ये कि ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इस एरिया के, राइट, वो एपिथेलियल सेल्स मॉडिफाई होंगे और इस तरह से, राइट, इस तरह से रूट हेयर्स बना देंगे। देखो जरा, है ना, ये इस तरह से यूनिसेलुलर इन्होंने रूट हेयर्स बना दिया। देखो जरा, ये क्या बना रहे हैं? ये रूट हेयर्स हैं, राइट, दीज आर रूट हेयर, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे रूट हेयर बन जाएंगे। तो याद रखिएगा, ये वो जगह है जहाँ पे रूट हेयर्स बनते हैं। अच्छा, रूट हेयर का काम क्या होता है? सर, रूट हेयर का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, है ना, होता है ना। तो देखो, वाटर एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा बेटा? वाटर एब्जॉर्ब होकर इसके अंदर चला जाएगा जहां पर वस्कुलर बंडल है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वस्कुलर बंडल बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर जाइलम फ्लोएम बन जाएगा। तो देखो इस एरिया को, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हैं रूट हेयर्स, ये है रूट हेयर, राइट। और रूट हेयर के अंदर रूट अगर आप देखोगे तो रूट में आपको इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से हमें नजर आएगा वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम नजर आएंगे, है ना। आप बाबा पूछोगे कि सर क्या इस एरिया में वस्कुलर बंडल नहीं बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। इस एरिया में सेल केवल डिवाइड कर रहे हैं और इस एरिया में केवल सेल जो है वो इलोंगेट कर रहे हैं। वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ? नहीं हुआ। क्या रूट हेयर्स है यहाँ पर? नहीं है। तो यहाँ पर कभी भी वस्कुलर बंडल नहीं होगा। वस्कुलर बंडल होगा रूट के इस रीजन में जहाँ पे रूट जो है मैच्योर हुई है, रूट के सेल्स मैच्योर हुए हैं और रूट हेयर फॉर्मेशन हुआ है। तो जहां रूट हेयर फॉर्मेशन होगा वहीं पर वस्कुलर बंडल भी बनेगा, राइट। तो ये एरिया कहलाएगा रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। क्या ये बात समझ में आई? राइट। चलो, इस बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। फंक्शंस को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखो, किसी भी चीज के, किसी भी स्ट्रक्चर के, प्लांट्स में दो तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। स्पेशली रूट की बात करें, दो तरह के फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन जो रूट का सब जानते हैं, सबसे कॉमन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, जो सारी रूट्स करती है, राइट। जो सारी रूट्स करती हैं प्राइमरी फंक्शन, वो ये होता है कि वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करे सॉइल से। कैसे करे? रूट हेयर्स के थ्रू, राइट। दूसरी बात कि वो सॉइल को पकड़ ले, पकड़ ले मतलब एंकर करे, ताकि प्लांट को जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट मिल पाए। और मैकेनिकल सपोर्ट, राइट, यहाँ पे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट मिल पाए, ये इसका प्राइमरी यानी कि बेसिक फंक्शन है। मगर कई प्लांट्स में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी ये रूट्स करती हैं, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। यानी कि प्राइमरी फंक्शन तो सारी रूट्स करती ही है, करना ही है। सेकेंडरी फंक्शंस कुछ ही किसी प्लांट में एडिशनली ये रूट्स करती हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कभी जो है वो फूड का स्टोरेज करते हैं ये लोग, कभी कभी जो है वो ब्रीदिंग के काम में आते हैं, राइट। और कभी कभी जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, कभी कभी ये लोग ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि हार्मोन्स का फॉर्मेशन भी करते हैं, राइट।
हार्मोन्स यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर्स का फॉर्मेशन भी रूट में होता है, जैसे कि ऑक्सिन का, राइट। पॉइंट इज के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस ये रूट्स परफॉर्म करती है। प्राइमरी फंक्शन सारी रूट जनरलाइज्ड करती हैं, सेकेंडरी फंक्शन स्पेशलाइज्ड रूट कभी कभी किसी किसी प्लांट में करती हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम जाते हैं हमारे रूट की तरफ, रूट को समझते हैं कि रूट होती कैसी है, राइट। देखो, अगर आप रूट को देखोगे ना तो रूट एक प्रॉपर सिस्टम है बेटा, राइट। रूट जो है क्या है, प्रॉपर सिस्टम है। तो हम इसको सिर्फ रूट नहीं बोलेंगे, आज से हम बोलेंगे कि ये रूट सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर कई टाइप्स की रूट्स प्रेजेंट हो सकती हैं, कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकती हैं। तो देखो, पहला जो रूट सिस्टम है उसको हम कहेंगे टैप रूट सिस्टम, ठीक है। क्या बोलोगे आप? टैप रूट सिस्टम बोलोगे। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये है सीड, ठीक है, इसको याद रखो, ये रही सीड, ठीक है। अब आप जानते हो कि इस सीड का जब हम इसको जमीन पे लगाते हैं तो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और फिर जर्मिनेशन शुरू करता है ना। जर्मिनेशन करके वो क्या बनाता है, वो स्प्राउट टाइप का बना देता है, ठीक है। तो जब स्प्राउट टाइप का वो बनाता है तो आपने देखा होगा एक पार्ट ऊपर ग्रो करता है ऐसे, और दूसरा पार्ट नीचे की तरफ ग्रो करता है ऐसे, है ना। तो पार्ट जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, टूवर्ड्स द सन ग्रो कर रहा है, आगे जाके शूट बनाएगा, उसको हम लोग बोल देते हैं प्लूम्यूल, राइट। क्या बोलोगे इसको आप लोग? इसको आप लोग बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे प्लूम्यूल, राइट, प्लूम्यूल बोलोगे। और नीचे वाला जो पार्ट है इसको आप लोग कहोगे रेडिकल, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है रेडिकल। तो प्लूम्यूल और रेडिकल। तो देखो एक इंपॉर्टेंट बात, जो टैप रूट्स होती हैं वो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के समय, ये एम्ब्रियो होगा सीड के अंदर, ये क्या है, ये है सीड, ठीक है। और सीड में यहाँ पे क्या होता है, सीड में यहाँ पर होता है एम्ब्रायो, राइट। तो ये एम्ब्रियो ही डेवलप हो रहा है पूरा। तो देखो, एम्ब्रियो के रेडिकल से जो रूट डेवलप होती है उसको हम लोग कहते हैं टैप रूट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, राइट। यही रूट आगे जाके क्या बनाएगी, टैप रूट बनाएगी। तो अगर ऐसा है, ये टैप रूट बना रही है, तो हम कहेंगे कि भाई ये कहां से बना रही है, रेडिकल से बना रही है। जरा देखो होगा क्या, जब प्लांट डेवलप होगा तो इस तरह से हमें ये टैप रूट नजर आएगी। देखो जरा, ये टैप रूट नजर आ रही है ना, ये प्रॉपर टैप रूट नजर आ रही है। तो ये जो रूट आपको लंबी सी नजर आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट, राइट। तो प्राइमरी रूट जो होगी वो हमेशा सीधी सीधी ग्रो करेगी, सीधे सीधे डाउनवर्ड रीजन में ग्रो करेगी। और काहे से बनेगी? हमेशा ये बनेगी रेडिकल से। याद रखना, बार बार बोल रहा हूं ताकि आप लोग भूले नहीं, ठीक है। अच्छा, अब होता यह है कि जब ये रूट थोड़ी बड़ी हो जाती है, प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसको जो है ना थोड़ा एंकरेज की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसको और ज्यादा सॉइल को बाइंड करने की जरूरत पड़ती है। तो उस समय पर ये जो प्राइमरी एक्सिस है ना, ये प्राइमरी एक्सिस थोड़ा सा मेहनत करती है, राइट, वर्कआउट करती है। और वर्कआउट करने के बाद यहां से ऐसे रूट्स निकाल देती है। तो अभी जो रूट्स निकल रही हैं प्राइमरी रूट्स से, उन रूट्स को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी रूट। तो देखो, प्राइमरी रूट का ओरिजिन है रेडिकल, सेकेंडरी रूट का ओरिजिन क्या है? सेकेंडरी रूट का ओरिजिन है प्राइमरी रूट, ठीक है। सेकेंडरी रूट का ओरिजिन क्या है? प्राइमरी रूट है, ठीक है। अच्छा, अब जब और ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ये जो हमारी सेकेंडरी रूट्स हैं, राइट, इन्हीं सेकेंडरी रूट के ऊपर से हमें और रूट्स ग्रोथ करती हुई नजर आती हैं। ये देखो जरा, ये और भी रूट्स यहाँ से ग्रो कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो रूट्स ग्रो कर रही हैं, अब ये रूट्स कहलाएंगी टर्शियरी रूट्स, राइट। क्या बोलोगे आप उसको? टर्शियरी रूट्स कहलाएंगी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम कहेंगे टर्शियरी रूट्स। तो देखो, प्राइमरी रूट्स होती हैं जो सबसे मोटी सेंट्रल पार्ट पे होंगी, डिसेंडिंग होंगी, डाउनवर्ड यूज ग्रो कर रही होंगी, राइट। और साथ में इनके ऊपर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स की भी ग्रोथ होगी। और ये सब मिलकर, ये तीनों चीजें मिलकर बनाएंगी टैप रूट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, यही जो रूट्स होती है ना गाइस, इनके ऊपर आप देखोगे कि छोटे छोटे से रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है।
अब आप कहोगे कि सर क्या सिर्फ टर्शरी रूट्स के ऊपर रूट हेयर होते हैं? नहीं, देखो जब शुरुआत में प्लांट बना था ना, तो प्राइमरी रूट थी, है ना, प्राइमरी रूट के ऊपर रूट हेयर्स थे, फिर वो मोटी हो गई, राइट, उसके ऊपर रूट हेयर नहीं रह पाए, यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं तो वहां नहीं रह पाए, मोटा हो गया वो पर्टिकुलर पोर्शन, फिर सेकेंडरी रूट्स आ गई, तो सेकेंडरी रूट के ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट थे, फिर और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, टर्शरी रूट्स आ गई, तो अब टर्शरी रूट्स पर भी रूट हेयर्स प्रेजेंट होने लगे, राइट। तो डिपेंड करता है कि एज क्या है प्लांट की, उसी हिसाब से यहाँ पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हमेशा हमेशा याद रखिए, ये जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। और ये जो रूट सिस्टम है ना गाइस, ये पाया जाता है डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। डाइकॉट प्लांट जैसे कि जितनी भी दालें होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, सब में पाया जाएगा, और एनसीईआरटी बोलती है मस्टर्ड में भी पाया जाएगा। तो मस्टर्ड इज अ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अलॉन्ग विद दैट आपको याद रखना है डाइकॉट सारे के सारे ट्रीज और लेग्यूमिनस प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, राइट। और इसका ओरिजिन कहां से है? इसका ओरिजिन है रेडिकल से, ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाओ आप, सेकंड जो एनसीईआरटी ने दिया है वो दिया है फाइब्रस रूट, राइट। फाइबर्स की तरह नजर आने वाली रूट, वो क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट। देखो जरा, ये प्लांट था बढ़िया सा, ठीक है, याद रखो इसका भी ओरिजिन वही है, सेम है। यहां पे भी क्या होगा? यहां पे भी एक सीड होगा, ठीक है, सीड के अंदर ग्रोथ होगी तो प्लेम्यूल बनेगा और नीचे की तरफ रेडिकल बनेगा, राइट। अब ये जो रेडिकल है, इस रेडिकल से पहले बन जाएगी प्राइमरी एक्सिस। देखो जो आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये है सॉइल, ठीक है, ये है सॉइल, सॉइल के ऊपर है शूट, सॉइल के नीचे है रूट, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ये रूट का है, प्राइमरी रूट का। काहे से बनी है? रेडिकल से बनी है। मगर ध्यान से देखना, इसके बाद और भी रूट्स बनेंगी जो कि इस स्टेम के बेस से बनेंगी। देखो यहाँ पे ये बन गई, और बहुत ही जल्दी ये जो बाकी जो प्राइमरी रूट है ना, ये डिसअपियर हो जाएगी। ये सेकेंडरी रूट्स बनी और देखो प्राइमरी रूट डिसअपियर हो गई, है ना। तो देखो क्या होगा इस कंडीशन में, सेंट्रल रूट जो यहाँ होना चाहिए थी प्राइमरी एक्सेस पे, वो नहीं है। देखो जरा एक बार और, अगर मैं कहूं कि ये रहा शूट, ठीक है, ये रहा शूट का बेस, येलो कलर का क्या बना दिया मैंने? ये मैंने बना दिया है शूट का बेस, ठीक है, ये रहा बेस ऑफ द स्टेम, राइट। क्या बोलोगे इसको आप? इसको आप बोलोगे बेस ऑफ द स्टेम, राइट। ये रहा बेस ऑफ द स्टेम। अब बेस ऑफ द स्टेम से देखो यहां पर, ये पहले पहले जब रेडिकल था तो रेडिकल से आया था प्राइमरी रूट, ये रहा प्राइमरी रूट सर, ठीक है ना, ये रहा प्राइमरी रूट, पहले बना था प्राइमरी रूट छोटा सा, ठीक है। मगर इसके बाद यहां पर बेस ऑफ स्टेम से बहुत सारे रूट्स बनने लगे। ये देखो आप, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, राइट। ये बेस ऑफ द स्टेम से ये रूट्स बनने लगे, ठीक। और बहुत ही जल्दी ये जो प्राइमरी रूट बनी थी, ये हो गई गायब। तो जब ये ऐसे गायब हो गई तो कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा? ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। क्या कोई प्राइमरी रूट दिख रही है? नहीं दिख रही। बाकी जितनी भी रूट्स आई हैं वो कहां से आई हैं सर? वो सब आई हैं बेस ऑफ द स्टेम से, राइट। वो सब कहां से आई हैं? बेस ऑफ द स्टेम से आई हैं। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये रूट्स जो हैं वो हैं फाइब्रस रूट्स। तो याद रखिएगा, फाइब्रस रूट्स जो होती है वो हमेशा मोनोकॉट प्लांट्स में नजर आती हैं, जहां पर प्राइमरी रूट जो होती है वो बनती तो है, देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि बनती है। कहां से बनती है सर प्राइमरी रूट? वहीं से बनती है जहां से पहले बनी थी, यानी कि रेडिकल से बनी थी, मगर शॉर्ट लिव्ड है, इसलिए वो मर जाएगी। और बाद में पूरी की पूरी फाइब्रस रूट हमें यहाँ नजर आएंगी, नंबर ऑफ रूट्स नजर आएंगी जिनका ओरिजिन क्या है? बेस ऑफ द स्टेम है, राइट। तो गाइज याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट, और ये पाया जाता है मोनोकॉट प्लांट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कई बार एग्जाम में आ चुका है मोनोकॉट प्लांट में, जैसे कि वीट, राइस, शुगर केन, पाम, इनके अंदर पाया जाएगा। देखो ये एक पाम प्लांट है, इसके अंदर भी देखो ये बहुत सारे आप देख रहे हो, ये सब रूट्स, इसमें ऐसे ही रूट्स हैं, टैप रूट नहीं है इसके अंदर, राइट। तो ये इस तरह से रूट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, के बाद थर्ड तरह के रूट्स जो है ना वो कहलाते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स उन रूट्स को कहा जाता है जो कि
रेडिकल को छोड़ के कहीं और से कहीं से भी बनी हो। तो ध्यान देना मेरे वर्ड्स पर, क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि एडवांटेशियस रूट्स वो रूट्स होती हैं जो रेडिकल को छोड़कर कहीं से भी बनी हो। जैसे कि मैं एक ही स्टेम बना रहा हूँ, ठीक है, ये स्टेम बना दिया मैंने, एक इसका नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, और लेट से एक नोड ये है, राइट। ये क्या है? ये सब चीजें, ये सब चीजें हैं नोड, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो आप स्टेम देख रहे हो, राइट, इनके ऊपर जो है ना, अब रूट्स आएंगी। कहाँ आएंगी? रूट्स यहाँ आएंगी नोड से। अगर नोड पर से रूट्स आ रही हैं तो गाइज ये रूट्स कहलाएंगी एडवांटेशियस रूट्स, ठीक है। क्या ये रेडिकल से बन रही हैं? नहीं सर, रेडिकल से नहीं बन रही, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? एडवांटेशियस रूट्स कहलाएंगे। एक और एग्जांपल देखो, देखो ये मान के चलो ये है ब्रायोफाइलम नाम का एक लीफ, राइट। ये है ब्रायोफाइलम नाम के प्लांट का एक लीफ, राइट, ब्रायोफाइलम। अब इस ब्रायोफाइलम प्लांट के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे छोटा सा एक शूट टाइप स्ट्रक्चर बनता है ना, और इन शूट टाइप स्ट्रक्चर्स के ऊपर फिर ये रूट्स बनती हैं, राइट। मान लो ये वाला बना छोटा सा शूट टाइप स्ट्रक्चर, राइट, और इस छोटे से शूट टाइप स्ट्रक्चर पे फिर यहाँ बनी रूट्स। तो ये रूट्स भी कैसी होंगी? ये रूट्स भी नोड से ग्रो, ये नोड्स भी जो है रेडिकल से ग्रो कर रही हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही, ये तो रूट लीफ से कर रही हैं, है ना। तो इस कंडीशन में हम इनको कहेंगे कि ये है एडवांटेशियस रूट। अब ध्यान से मेरी बात समझो, एडवांटेशियस रूट्स ये वो रूट्स होती हैं जो अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल से ग्रो करती हैं। देखो ये लिखा है एनसीईआरटी ने, अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल से ग्रो करती हैं तो हम उनको बोलते हैं एडवांटेशियस रूट्स। तो इस हिसाब से अगर ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हम देखें तो इसके हिसाब से जो रेडिकल, जो हमने फाइब्रस रूट पढ़ा है, ये भी एडवांटेशियस रूट का एक टाइप है, राइट। मगर एनसीईआरटी ने अलग से दिया तो मैंने आपको अलग से समझा दिया है इसके, ठीक है। और अगर आप डिटेल में लंबे समय के लिए याद रखना चाहते हैं तो आप याद रखिएगा कि फाइब्रस रूट भी एडवांटेशियस रूट की एक टाइप है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रेडिकल है वहां से ये परमानेंट रूट्स नहीं बन रही हैं, ये परमानेंट रूट बन रही हैं बेस ऑफ द स्टेम से। नोड नहीं बोला है, बेस ऑफ द स्टेम बोला है, ठीक है। और यहाँ पे कहां से बन रही है? नोड से बन रही है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे ये रही हमारी एडवांटेशियस रूट्स, बहुत ही एडवांस्ड है ना। जैसे कि पाया जाता है बरगद के पेड़ में, राइट, मॉन्टेरा के अंदर, राइट, और मनी प्लांट यानी कि पोथोस के अंदर, राइट। याद रखो क्या बोलते हैं मनी प्लांट को? पोथोस, राइट, पोथोस या मनी प्लांट में, राइट। फाइकस बेंगालनेसिस यानी कि बरगद के पेड़ में, और मॉन्स्टेरा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ सब क्या होगा गाइज? यहाँ पे इस तरह से रूट्स पाई जाएंगी। ये हैं तीन तरह की रूट्स, राइट, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवांटेशियस रूट। चलो अब थोड़ा सा हमें पढ़ना है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में। देखो इस साल के एनसीईआरटी में केवल वहीं तक दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रूट, मगर अगर हम पिछले कुछ सालों की पैटर्न देखें तो हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से बहुत रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इस साल की एनसीईआरटी में नहीं दिया है मगर आते हैं क्वेश्चंस रेगुलरली, इसीलिए हम मॉडिफिकेशंस भी देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में देखेंगे। आप भी मॉडिफिकेशन का नाम लिखिए और उसके सामने एग्जाम्पल लिखिए। मॉडिफिकेशन का नाम एग्जाम्पल, मॉडिफिकेशन का नाम एग्जाम्पल, दैट्स इट, ठीक है। और याद रखने के लिए मेरी बात को सुनते जाओ, समझते जाओ, और ये चार्ट जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। यहाँ हम देखने वाले हैं कि रूट जो मॉडिफाइड हुई हैं वो दो तरह की रूट्स हैं, या तो वो टैप रूट होंगी, ठीक है, या तो वो एडवांटेशियस रूट होंगी। तो यहाँ पे टैप रूट के मॉडिफिकेशंस लिख दिए हैं और एडवांटेशियस रूट्स के मॉडिफिकेशंस लिख दिए हैं, राइट। आप ध्यान से देखो, एडवांटेशियस रूट्स के मॉडिफिकेशंस बहुत ज्यादा है और टैप रूट के मॉडिफिकेशंस थोड़े से कंपैरेटिवली कम है, ठीक है ना। तो जरा समझ लेते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टैप रूट के मॉडिफिकेशन की, राइट। टैप रूट के मॉडिफिकेशन में सबसे पहले जो हमें मॉडिफिकेशन समझना है वो है खाना स्टोर करने के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, राइट। देखो इन जनरल भी जो रूट्स होती है ना वो थोड़ा बहुत खाना स्टोर करती हैं, ये रूट्स का काम होता है, थोड़ा बहुत फूड स्टोर करके रखती है। मगर कुछ प्लांट्स में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड ये रूट्स स्टोर करके रखती है। क्यों करती होंगी ऐसा? इसलिए ताकि
ये बुरे समय में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है उस समय में ये फूड प्रोवाइड कर पाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बारिश का सीजन होता है, हल्की गर्मी होती है, तो प्लांट्स के अंदर लीफ बढ़िया रहती हैं, फोटोसिंथेसिस होती रहती है, खाना मिलता रहता है। मगर जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, उस समय में लीफ नहीं रहती, मगर प्लांट तब भी जिंदा रहता है। जब भी बारिश होती है दोबारा से लीफ ग्रो कर जाती है ना। तो ये खाना कहाँ है? ये खाना स्टोर्ड है उनके स्टेम्स में, ये खाना, ये फूड स्टोर्ड है उनके रूट्स में। तो रूट का एक काम जो होता है वो बुरे समय को निकालना होता है ना, और फूड को स्टोर करना होता है। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, पेरिनेशन। राइट, क्या वर्ड यूज करते हैं? पेरिनेशन। अच्छा, अब जरा देखो, पहला जो मॉडिफिकेशन है वो है टैप रूट का मॉडिफिकेशन गाजर के फॉर्म में, है ना। तो अगर आप गाजर को देखोगे तो गाजर का ये मेन प्लांट है और इसमें ये गाजर स्टोर्ड है ना। ये कैसे स्टोर्ड है? ये गाजर का शेप ऑलमोस्ट ऐसा होता है, आप देखना, ऊपर से चौड़ा, नीचे से पतला, जैसे कि कोई कोन। तो हम बोल देंगे कोनिकल रूट, ठीक है। ऊपर मोटा, नीचे पतला। क्या नाम है इसका एग्जाम्पल का? कैरेट। राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल फूड स्टोर करने का है, वो है फ्यूजीफॉर्म रूट। राइट, फ्यूजीफॉर्म रूट जैसे कि आप देखते हो मूली यानी कि रैफिनस सटाइवस के अंदर के थोड़ा सा पतला और फिर मोटा हुआ, थोड़ा सा पतला फिर मोटा हुआ फिर पतला हो गया। तो अगर इस टाइप का शेप है कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा पतला है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है फ्यूजीफॉर्म रूट है। मिडिल पार्ट जो है वो मोटा है, इधर उधर से पतला है, हम बोलेंगे फ्यूजीफॉर्म है। तीसरा देखो, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते होगे, है ना, चुकंदर, बीट रूट। तो अगर हम बीट रूट को, बीटा वल्गैरिस को देखें, तो बीटा वल्गैरिस में हम देखेंगे कि जो शूट का पार्ट है वो एकदम से मोटा हो गया, राइट, और उसके बाद एकदम से पतला हो गया, ऐसी होते हैं ना। तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा, हम बोलेंगे इसको नेपी फॉर्म रूट। राइट, तीनों का एक ही काम है, तीनों का काम है फूड को स्टोर करना। कौन सी मॉडिफिकेशन है? टैप रूट की मॉडिफिकेशन है। तो कोनिकल रूट्स टैप रूट की मॉडिफिकेशन, फ्यूसीफॉर्म टैप रूट की मॉडिफिकेशन, नेपीफॉर्म टैप रूट की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और इसमें क्या काम कर रहे हैं ये लोग? फूड स्टोर कर रहे हैं तीनों के अंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है टैप रूट का, वो है रूट के नोड्यूल्स बनाना और नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। जरा इस रूट को देखो, ये जो है ना एक पी प्लांट है, राइट। पी प्लांट की रूट का फोटोग्राफ है। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें आपको रूट्स नजर आ रही हैं और रूट के साथ साथ आपको ये नोड्स टाइप की चीजें नजर आ रही हैं, है ना। ये क्या है? ये है नोड्यूल, ये है नोड्यूल। तो बेटा ऐसी कंडीशन में, ऐसी रूट्स जिनके पास नोड्यूल प्रेजेंट है, हम कहते हैं इनको नोड्यूलेटेड रूट्स। क्या बोलेंगे गाइस? हम इनको कहेंगे नोड्यूलेटेड रूट्स। अब होता ये है कि ये जो प्लांट्स हैं इनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो कि लेग्यूमिनस फैमिली, लेग्यूमिनोसी से बिलोंग करते हैं। इनकी रूट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने लगता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये रहने लगता है, ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, ठीक है, और जो प्लांट है वो इनको फूड प्रोवाइड कराएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। राइट, तो देखो जरा, दोनों का काम हो गया ना। प्लांट को मिल गया नाइट्रोजन क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता, और राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या मिल गया? राइजोबियम बैक्टीरिया को मिल गया फूड मटेरियल, राइट, फोटोसिंथेसिस करके। तो ये जो एसोसिएशन है गाइस, ये एसोसिएशन कहलाती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। राइट, किस किस के बीच में है? राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच में है, पी, ग्राम, बीन्स, इनके बीच में है। और ये जो रूट्स कहलाती हैं गाइस, ये क्या कहलाती हैं? नोड्यूलेटेड रूट्स कहलाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। इनको याद रखिएगा। अच्छा, आगे देखते हैं, है ना। अच्छा गाइस, एक बात जरा सोच के देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो है ये एक नदी है, राइट, गंगा नदी ही मान लो, है ना? आपने सुना होगा जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो डेल्टा बनाती हैं। सुना है ये बात, है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है बचपन से कि जब कभी भी नदियां, जब कभी भी रिवर्स
समुद्र में मिलती हैं, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये व्हाइट कलर का जो है ये मान लो ओशन है, राइट, ये ओशन है। और ये जो येलो कलर का बनाया है मैंने, ये है नदी, राइट, ये नदी है। आपने सुना होगा कि जब नीचे पहुंचती है नदियां तो इनका जो जो बहाव होता है वो कम हो जाता है, इनका फ्लो कम हो जाता है ना। और जब फ्लो कम हो जाता है तो होता ये है कि ये चौड़ी हो जाती हैं और ये बड़ा सा एरिया बनाती हैं, डेल्टा, राइट। अच्छा, अब यहाँ डेल्टा की परेशानी ये है, डेल्टा की प्रॉब्लम ये है कि इस डेल्टा में जो है ना, वो समुद्र का पानी भरने लगता है। जब कभी भी टाइड आता है, ज्वार आता है पानी में, है ना, ज्वार भाटा होता है ना, ज्वार भाटा, राइट। पानी जब कभी भी ज्वार में ऊपर आता है, टाइड में ऊपर आता है, तो यहाँ पर पानी भर जाता है इस एरिया में, राइट। और फिर पानी चला जाता है, सूरज है, पानी सूख जाता है। बार बार ऐसे ही होता है, पानी भरा सूरज की वजह से, फिर सूखा, फिर भरा, फिर सूखा। क्या होगा इस कंडीशन में? समुद्र का खारा पानी जमीन पे आएगा और इस पर्टिकुलर लैंड को काफी ज्यादा खारा यानी कि सॉल्टी बना देगा। और ऐसी जगह जो होती है ना गाइस, जहाँ सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, वहां पर फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस होती है। आम भाषा में अगर बोलें तो यहाँ से प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, बिल्कुल ड्राई होगी, राइट। फिजियोलॉजिकली ड्राई होगी, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, इवन वाटर का लॉस भी होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, इसका तो सोल्यूशन है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बार बार पानी भर जाता है, और जब बार बार पानी भर जाता है तो रूट्स को सांस लेने की में प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली रूट्स में लिविंग सेल्स तो होंगे ना, है ना, लिविंग सेल्स तो हैं रूट के अंदर, मगर स्टोमेटा नहीं है। तो जब स्टोमेटा नहीं है, लिविंग सेल्स को हवा नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे भाई? मर जाएंगी रूट्स तो। और अगर रूट मर गई तो इवेंचुअली वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, प्लांट भी मर जाएगा। क्या किया जाए इस कंडीशन में? ये जो प्लांट्स होते हैं ना, देखो ये जो इस कंडीशन में ये जो ट्रीज होते हैं ना, जैसे मान लो ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, तो ये ट्री क्या करता है? ये ट्री क्या करता है? इसकी रूट्स होती है बेटा, ये रूट्स हैं, राइट। ये अपनी कुछ रूट्स को इस तरह से ग्रो करता है, और ये रूट्स जो है ना इवेंचुअली सरफेस पे आकर हमें इस तरह से नजर आती हैं, वाटर लेवल के ऊपर। ये जो हमें रूट्स नजर आ रही हैं, इन्हीं रूट्स को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स, या हम इसको बोलते हैं न्यूमैथोड्स। क्या बोलते हैं इसको? हम तो हम बोलते हैं न्यूमाथोड्स। जरा देखो ध्यान से, ये प्लांट है, राइट। इसमें आपको ये रूट्स नजर आ रही हैं, ये देखो रूट्स नजर आ रही है ना। कहाँ है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है ना। अर्थ से दूर जा रही होना क्या चाहिए था? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होना चाहिए था, टुवर्ड्स द अर्थ होना चाहिए था, मगर इस बार उल्टा हुआ, इस बार उल्टा हुआ। और ये लोग जो है वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स बन गए, राइट। अर्थ से अवे ग्रो करने लगे। जब अर्थ से अवे ग्रो किए तो इनके ये जो है ऑक्सीजन को लेने लग गए, एयर को जो है कंज्यूम करने लग गए विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पोर्स। यहाँ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं इनके रूट्स के ऊपर, न्यूमेटोफोर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से वाटर का सॉरी ऑक्सीजन का टेक अप करने लगे। पॉइंट इज कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रूट्स हैं वो ब्रीदिंग के काम आ रही हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही हैं, ताकि अंदर वाली जो रूट्स हैं वो जिंदा रह पाए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। इन रूट्स को हम बोलेंगे न्यूमेटोड्स, राइट। और कहाँ प्रेजेंट होंगी? ये प्रेजेंट होंगी मैंग्रोव प्लांट्स में। तो वो प्लांट्स जो कि इस तरह की सॉल्टी एरिया में, एस्चुरीज में ग्रो करते हैं, हम उनको कहते हैं मैंग्रोव प्लांट्स, राइट, मैंग्रोव प्लांट। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है राइजोफोरा। जरा देखो क्या नाम है इसका, राइजोफोरा, राइट, राइजोफोरा, रूट से रिलेटेड नाम है इसका, राइजोफोरा। तो राइजोफोरा इज अ मैंग्रोव प्लांट जिसमें न्यूमेथोड्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स पाई जाते हैं। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मॉडिफिकेशन है वो है अब एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन, है ना। एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन हमें समझना है, और वो है फेसिक्यूलेटेड रूट्स, ठीक। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ये है स्टेम, ठीक है, ये रहा स्टेम का स्टेम बेस, बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। और इस बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारी ये रूट्स निकल रही हैं, ठीक है, ये रूट्स निकल रही हैं। इस कंडीशन में अगर ये रूट्स मान लो कि फूड स्टोर करने लगे, तो ये देखो ये मोटी हो गई रूट,
ये मोटी हो गई, ये मोटी हो गई। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ये रूट्स थोड़ी सी ब्रॉड हो जा रही हैं और फूड को स्टोर कर रही हैं, तो हम इसको कहेंगे फेसिकुलेटेड रूट्स। ये कैसी होंगी? ये हमेशा एक क्लस्टर में, एक ग्रुप में ग्रो करेंगी, है ना। तो क्योंकि ये ग्रुप में, क्लस्टर में ग्रो कर रही हैं, हम इनको कहेंगे फेसिकुलेटेड रूट्स। और ये जो रूट्स देख रहे हो ना आप गाइस, ये धालिया और एस्पेरेगस के रूट्स हैं, राइट। तो उसके दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एस्पेरेगस और धालिया। क्या नाम है? एस्पेरेगस और धालिया। एस्पेरेगस और धालिया, ये जो है फेसिकुलेटेड रूट्स बनाती हैं, फूड स्टोर करेंगे, सिंपल, राइट। तो देखो, फूड स्टोर करने के आपने 4 रूट्स पढ़ लिए। टैप रूट की 3 मॉडिफिकेशंस आपने पढ़ी, कैरेट वाली कोनिकल, रेडिश वाली फ्यूसीफॉर्म, बीट रूट वाली नेपीफॉर्म, राइट। 3 रूट्स। और चौथा आपने क्या पढ़ा है? आपने यहाँ पढ़ा है फेसिकुलेटेड, मगर वो 3 थी टैप रूट की मॉडिफिकेशन, और ये वाली है एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबरस रूट, राइट। ट्यूबरस रूट है। अगर आप ट्यूबरस रूट की मॉडिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पर भी फूड स्टोर है, राइट। बस फर्क इतना इस बार है कि अभी जो स्वेलिंग है, वो स्वेलिंग यानी कि वो जो फूड स्टोर है वो इरेगुलर तरीके से स्टोर्ड है, कोई डिफाइंड शेप नहीं है। और बेस्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो है स्वीट पोटैटो, आइपोइमा बटाटास। चलो, इसके बाद देखते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, होता क्या है कि आपने बरगद का पेड़ देखो, पहले आप, कितना बड़ा पेड़ है ना। और इस बरगद के पेड़ में अगर आप देखोगे तो ये रहा इसका स्टेम, ठीक है, ये रहा मेन स्टेम, बस इतना सा, है ना। ऐसे ही होता ना, ये रहा मेन स्टेम इसका, ठीक है, ये रहा मेन स्टेम, केवल इतना बड़ा है मेन स्टेम जो मैं येलो कलर का बना रहा हूँ, ठीक है ना। केवल इतना बड़ा है येलो कलर का जो मैं बना रहा हूँ मेन स्टेम। और इसका ग्रीन पार्ट देखो जरा, ये इतना बड़ा, राइट। ये जो आप इतना बड़ा पार्ट देख रहे हो गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं कैनोपी, राइट, कैनोपी। तो देखो, जब बरगद का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, राइट, उसका ग्रीन वाला पार्ट काफी बड़ा हो जाता है, कैनोपी काफी बड़ी हो जाती है, तो एक सिंगल स्टेम जो है ना, उसका वजन झेल नहीं पाता, राइट। उसको मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तब होता यह है कि यहाँ पर जो स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, इस तरह से स्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये स्टेम प्रेजेंट है। ये जो स्टेम है, ये स्टेम अपने नोड्स पर, इन स्टेम्स के ऊपर क्या होंगे? इन स्टेम्स के ऊपर नोड्स होंगे, इस तरह से, है ना, ये नोड्स होंगे इस तरह से। तो इन स्टेम्स के ऊपर नोड्स होते हैं, और ये अपनी नोड्स से प्रॉपर डाउनवर्ड रूट्स बनाते हैं। ये देखो, ये डाउनवर्ड रूट प्रेजेंट है, ठीक है, ये डाउनवर्ड रूट प्रेजेंट है, ये डाउनवर्ड रूट प्रेजेंट है। तो एक बात देखिए, मेन कैनोपी से डाउनवर्ड रूट्स जो बन रही हैं, वो कहां से बन रही हैं? नोड से बन रही हैं, अदर देन रेडिकल बन रही हैं। तो हम कहेंगे कि ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, और इस कंडीशन में ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी। दे विल बी हैंगिंग रूट्स, दे अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस, है ना। ब्रांच में कहां से? ब्रांच में भी नोड से ग्रो कर रहा है, राइट, और डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है। काम क्या है इसका? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द हैवी ब्रांचेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आ चुका है 2017 में। अच्छा, नेक्स्ट देखो जरा। अब यहाँ पर भी मैकेनिकल सपोर्ट की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी एडवांटेशियस रूट का मॉडिफिकेशन है स्टिल्ट रूट, ठीक है, मगर इस बार बात दूसरी है। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ये है गन्ना, ये है शुगर केन, तो आपने देखा होगा कि शुगर केन का जो बेस होता है ना, शुगर केन का जो बेस होता है, इस बेस से रूट्स ग्रो करती हैं, है ना। ये नॉर्मल फाइब्रस रूट है, ये नॉर्मल फाइब्रस रूट्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस तरह से नोड्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। ये सब क्या है? ये नोड है, इनके बीच में ये वाला इंटर नोड वाला पार्ट है। अब होता ये है कि इनका जो सबसे नीचे वाली नोड है ना, ये वाली फर्स्ट नोड, इस फर्स्ट नोड से इस तरह से रूट निकलती है, और ये जो रूट हैं ये चारों लेटरल साइड पे निकलेंगी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी। जैसे कि हम देखते हैं ना, शादियों में टेंट लगता है ना, टेंट लगता है शादी में, तो एक नहीं, टेंट में खंबा होता है, उसके दोनों तरफ ऐसे रस्सी बांध देते हैं, ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है वो, राइट। तो वैसे ही कुछ सपोर्ट यहाँ पे भी प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो जरा इस प्लांट को, ये पेंडेनस का एक प्लांट ट्री है, राइट। आप देखो इसके नीचे वाले नोड से बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं, है ना।
इस तरह के अगर रूट्स हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही हैं, तो हम इसको बोलेंगे स्टिल्ट रूट। याद रखो, ये वाले थे प्रॉप रूट, ब्रांचेस से निकल रहे हैं, सारे के सारे जो नोड्स हैं, बहुत सारे नोड्स, इन सब से निकल सकते हैं ये, ठीक है, इन सब से निकल सकते हैं ये इस तरह से, ठीक है, बहुत सारे नोड्स से निकल रहे हैं प्रॉप रूट्स। मगर अगर इसका कंपैरिजन करें स्टिल्ट रूट से, तो जो फर्स्ट नोड है उस लोएस्ट फर्स्ट नोड से अगर निकल रहा है तो हम उसको कहेंगे स्टिल्ट रूट। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पैंडन्स, मेज और शुगर केन, तीनों में इस तरह से कंडीशंस पाई जाती हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आगे देखते हैं जरा। ये पेड़ आपने देखा है, ये पौधा आपने देखा है, आपके घर में लगा है, तो हम बोलते हैं मनी प्लांट, राइट, पोथोस, मनी प्लांट बोलते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो प्लांट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेम वाला नहीं है, इसकी स्टेम वीक है, और इसीलिए इसकी ग्रोथ जो है वो तभी होती है जब इसको हम किसी सपोर्ट के साथ लगा देते हैं, है ना। जरा देखो, ये पोथोस प्लांट है और इसको हमने ये सपोर्ट दिया हुआ है, ब्राउन कलर का कुछ लकड़ी लगा दी है हमने, है ना, और इसके ऊपर ये ग्रो करता है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको सपोर्ट के लिए आप देखो यहाँ पे छोटे छोटे से रूट्स ग्रो कर रहे हैं नोड पर से। जूम करता हूँ, जरा देखो, अब ये रहा मेन पार्ट, ये रहा मेन स्टेम, ये रहा मेन स्टेम, ठीक है ना। मेन स्टेम के ऊपर आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये रहा नोड, ये रहा नोड, और इसी नोड पर आप देख रहे हो ये प्रेजेंट हैं रूट्स, ये इसी नोड से निकली हैं रूट्स, राइट। तो ये जो रूट्स हैं इन ये क्या कर रही हैं, प्लांट को क्लाइंब करने में मदद कर रही हैं। तो क्योंकि ये क्लाइंब करने में मदद कर रही हैं, हम इनको कहेंगे क्लाइंबिंग रूट्स, राइट। कहाँ से ग्रो कर रही हैं, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द नोड्स एंड दे हेल्प इन क्लाइंबिंग, जैसा कि हो रहा है मनी प्लांट, पोथोस में, राइट, मॉन्स्टेरा में, बीटल में, राइट, और ब्लैक पेपर में। बीटल यानी कि छालिया, जिसको खाते हैं पान के साथ, ठीक है, और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च में, है ना। तो याद रखो, इन सारे प्लांट्स में क्या पाया जाएगा, क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाएंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट इज फोलियर रूट्स, है ना। और शॉर्ट में इसको याद रखना है, फोलियर रूट्स क्या होती हैं। फोलियर रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो कि किसी लीफ के मार्जिन के ऊपर ग्रो कर रही हैं। अगर लीफ के ऊपर ग्रो कर रही हैं हम इनको कहेंगे फोलियर रूट्स। जैसे कि आप देखो, ये वाला जो प्लांट है ये है ब्रायोफाइलम, राइट। ये वाला प्लांट क्या है, लीफ क्या है, ये ब्रायोफाइलम की लीफ है। इसमें देखो जरा, यहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो किया, राइट, और जब नया प्लांट ग्रो किया तो उसी के पास यहाँ पे इस तरह से रूट्स भी ग्रो करे। तो ये रूट्स जो कि लीफ पे ग्रो कर रही हैं, हम क्या कहेंगे इसको, फोलियर। बेटा याद रखना, फोलियर का मतलब होता है रिलेटेड टू लीफ, राइट, फोलियर का मतलब होता है लीफ। एक्चुअली फोलियर पार्ट कहलाता है जितनी भी लीव्स होती हैं किसी प्लांट की, द कंप्लीट ऑल द लीव्स, राइट, इन अ पर्टिकुलर प्लांट इज कॉल्ड एज फोलियर, राइट। तो वहां से आया है फोलियर रूट्स जो लीफ से निकले, राइट। इसी तरीके से वर्ड है इपीफाइलस, इपी मतलब अपॉन, इसके ऊपर, और फाइलस का मतलब होता है लीफ, राइट। तो लीफ के ऊपर अगर रूट्स ग्रो कर रही हैं इपीफाइलस कहलाएंगी, जैसे कि प्रेजेंट है ब्रायोफाइलम में और बिगोनिया में, राइट, ब्रायोफाइलम में, और ये वाला है बिगोनिया, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं इसको जरा हम। नेक्स्ट है हमारा सकिंग रूट्स, राइट। अच्छा, आपने ये वाला पौधा देखा होगा, है ना, ये इसका तरह की बेल देखी होगी आपने, ये कई प्लांट्स पे ग्रो करती है, क्या कहते हैं इसे, अमर बेल, करेक्ट, अमर बेल बोलते हैं या कस्कूटा बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, अमर बेल या कस्कूटा, राइट, अमर बेल बोलते हैं या कस्कूटा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अमर बेल या कस्कूटा की प्रॉब्लम ये है कि ये एक तरह की पैरासाइटिक प्लांट है ना, ये एक तरह का पैरासाइटिक प्लांट है, और ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है। कैसे ग्रो करता है सर, देखो ऐसे ग्रो करता है, ये देखो, ये मेन पेरेंट स्टेम है किसी दूसरे प्लांट का, और उसके ऊपर ये अमर बेल ग्रो कर रही है ना। तो देखो ये कैसा है, ये जो है पैरासाइटिक है। अब होता ये है कि ये इस पर्टिकुलर प्लांट में से अपने लिए न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है ना। तो इसे इस वाले प्लांट के होस्ट प्लांट के साथ एक एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, ऐसा। जरा देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट था, इस वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखें तो देखो कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा, है ना। ये अमर बेल है, और ये जो छोटा छोटा पार्ट देख रहे हो ना आप,
ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली ये पार्ट जो हमारा होस्ट स्टेम है, ये होस्ट स्टेम के साथ अटैच्ड है ना, और इसने इसके वस्कुलर टिश्यूज के साथ एसोसिएशन बनाया हुआ है। देखो जरा कैसे, ये रहा कस्कूटा और उसके साथ इसने ये देखो ये एसोसिएशन बनाया हुआ है। तो यहाँ जो ये एसोसिएशन आपको नजर आ रहा है, ये वाला एसोसिएशन, राइट, ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, ये कहलाता है हॉस्टोरियम, राइट। क्या कहलाता है ये पार्ट? ये पार्ट कहलाता है HAUSTORIUM। क्या बोलते हैं इसको हम? हॉस्टोरियम बोलते हैं। और इसी हॉस्टोरियम से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पैरासाइटिक प्लांट्स में सकिंग रूट्स होती हैं, और ये सकिंग रूट्स यानी कि हॉस्टोरियम जो है वो होस्ट प्लांट्स में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। बेस्ट एग्जांपल, ओनली एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो है कस्क्यूटा यानी कि अमर बेल, राइट। इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग रूट। 2017 में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, है ना। अच्छा क्वेश्चन आया था, छोटा सा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा प्लांट है जिसमें रूट्स का मेन काम वाटर को एब्जॉर्ब करना नहीं है ना, ये क्वेश्चन आया था। अब जरा देखो इस जगह पे, देखो जरा, ये प्लांट जो है ये पिस्टिया प्लांट है, राइट। तो पिस्टिया प्लांट हो चाहे जेसिका प्लांट हो, राइट, दोनों ही प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ होते हैं? पानी में होते हैं। तो यहाँ पे जो इनकी ये रूट्स देख रहे हो ना, इनका काम वाटर का एब्जॉर्ब करना नहीं है, नहीं। सॉइल को एनकरेज करना भी नहीं है, सॉइल है कहाँ? सॉइल भी नहीं है। तो फिर क्या काम है सर इनका? इनका काम कुछ और है। इनका काम वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह ना होके फ्लोट करने में मदद करना है। ये थोड़ा स्पॉन्जी नेचर के होते हैं, और ये जो है ना पानी में प्लांट को फ्लोट करने में मदद करते हैं, यानी कि ये लोग बॉयंसी प्रोवाइड कराते हैं, राइट। ये है इनका काम, इसीलिए इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रूट्स ऑफ पिस्टिया। याद रखो, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन। चलो, तो ये सारी के सारी मॉडिफिकेशंस हमने फिर देखी। हमने देखा टैप रूट की मॉडिफिकेशन है स्टोरेज के लिए कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म और न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। इसके साथ साथ हमने देखा था न्यूमेटोफोर्स के साथ साथ हमने देखा था एक और एग्जाम्पल टैप रूट के अंदर, ठीक है, वो हमने देखा था नॉड्यूलेटेड रूट्स का, नॉड्यूलेटेड रूट्स का, जो हमने देखा था पी प्लांट में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा एडवांटेशियस रूट में स्टोरेज के लिए ट्यूबरस रूट, फेसिकुलेटेड रूट, नॉड्यूलेटेड रूट, राइट, मोनोलिफॉर्म और एन्यूलेटेड रूट। इसके बाद मैकेनिकल के अंदर हमें देखना है प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग रूट, बटरस रूट, राइट। वाइटल में हमें देखना है वाइटल फंक्शंस में एपीफाइटिक रूट, फोलियर रूट, सकिंग रूट और फोटोसिंथेटिक रूट। अब ये दो थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, इसको बस दिमाग में रखो। एपीफाइटिक रूट्स वो होती हैं जो कि ऐसे प्लांट्स में होती हैं जो जमीन से, लैंड से थोड़ा ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में ये लोग एयर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, ना कि सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एपीफाइटिक रूट्स कहलाते हैं। इसी तरीके से फोटोसिंथेटिक रूट्स भी पाई जाती हैं, ठीक है, एसिमिलेटरी रूट्स बोला जाता है उसको, एसिमिलेटरी रूट्स। तो ये काफी है जितना मैंने आपको बता दिया, इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आए हैं इसके बाहर से जो हमने पढ़ा है। तो जितने भी ईयर्स हैं सबके क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, देखो जरा। टैप रूट of which of the following plants are modified to store food। तो अब आपको यहाँ दो बातें ध्यान रखना है। एक तो फूड स्टोरेज, स्वीट पोटैटो फूड स्टोर करता है, पोटैटो फूड स्टोर करता है, जिंजर फूड स्टोर करता है और कैरेट भी फूड स्टोर करता है। मगर इसमें से टैप रूट कौन सा है ना? स्वीट पोटैटो रूट रूट तो है मगर एडवेंटिशियस रूट है ना। बाकी पोटैटो और जिंजर जो है वो स्टेम्स हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो कैरेट है, क्योंकि कैरेट टैप रूट होता है और कोनिकल शेप में इसमें फूड स्टोर होता है। इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताओ क्या आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफाइड टैप रूट। इनमें से मॉडिफाइड टैप रूट कौन सा नहीं है? फ्यूजीफॉर्म रेडिश में है, फोलियर, नेपीफॉर्म। मॉडिफाइड टैप रूट नहीं है इनमें से, जरा देखो बताओ मुझे। नॉड्यूलेटेड रूट क्या टैप रूट नहीं है? क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है? डेफिनेटली है।
फ्यूजिफॉर्म रूट रेडिश में डेफिनेटली है, नेपिफॉर्म रूट बीट में यानी कि चुकंदर में डेफिनेटली टैप रूट है, राइट। जो आंसर बचेगा वो बचेगा फोलियर रूट, जो कि ब्रायोफाइलम यानी कि वहां पे लीफ के ऊपर ग्रो कर रहा है, एग्जाम्पल था ब्रायोफाइलम, राइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल सेम है, क्वेश्चन चेंज हो गया है, देखो जरा। रूट्स एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर, क्या आंसर होगा इसका, एक बार में आना चाहिए, नोड्यूलेटेड रूट्स, राइट। चलो अब 2015 का क्वेश्चन है, जरा करके देखो। रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट, बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड देखो जरा, सिग्निफिकेंट नहीं लिखा हुआ है, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट। इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, कौन सा प्लांट है, बीट लैंड पे ग्रो कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में काम आएगा। सनफ्लावर लैंड पे ग्रो कर रहा है, रूट को वाटर एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा। टी लैंड पे ग्रो कर रहा है, सेम काम। पिस्टिया ये है एक्वेटिक प्लांट, राइट, ये है एक्वेटिक प्लांट, और एक्वेटिक प्लांट के अंदर हमने देखा था यहाँ पर फ्लोटिंग रूट्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है सी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद और देखते हैं जरा। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, अब वो रीजन याद करो, कौन कौन सा रीजन था रूट्स के अंदर, क्या देखो, टर्मिनल रीजन पे था रूट कैप, सब टर्मिनल रीजन पे यहाँ कहीं पर, सब टर्मिनल रीजन पर यहाँ कहीं पे ये मेरिस्टेमेटिक पार्ट था, है ना, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। फिर यहाँ तक था रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, उसके बाद यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट थे, और बीच में यहाँ पर वस्कुलर बंडल प्रेजेंट था, करेक्ट। तो देखो जरा, रूट हेयर्स कहाँ होंगे, रूट हेयर्स वहां होंगे जहां पे मैच्यूरेशन हुआ है, मैच्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि जहां पर डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस हुई है, और जहां डिफ्रेंसिएशन होगा वहां पे जो है ये रूट हेयर्स बनाएंगे। याद रखो, रूट हेयर्स कहाँ से बनाएंगे, रूट हेयर्स बनाएंगे इस स्किन से, यानी कि एपिडर्मिस से, राइट। तो हम बोलते हैं कि रूट हेयर जो है वो एपिडर्मल ओरिजिन के होते हैं, कैसे होते हैं, एपिडर्मल ओरिजिन के होते हैं, और एपिडर्मल सेल से मिलके बनते हैं ऐसे। तो ये साथ ही साथ कैसे हो गए, यूनी सेल्यूलर भी हो गए, एपिडर्मिस से बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मैच्यूरेशन वाला जोन कहलाएगा ये वाला जोन, ठीक। चलो 2018 का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, देखो जरा आंसर क्या होगा इसका। न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर्स जो ब्रीदिंग करने वाली रूट्स हैं, कहाँ कहाँ ग्रो कर रही होंगी, क्या वो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट में होंगी, पानी में ग्रो करने वाले प्लांट्स में होंगी, नहीं। क्या कार्निवोरस प्लांट्स में होंगी, बिल्कुल नहीं। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में होंगी, बिल्कुल नहीं। वो होंगी हेलोफाइटिक एरिया में, जहां पर सॉइल फिजियोलॉजिकली ड्राई है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जहां बहुत सारा सॉइल में सॉल्ट होगा वहां ग्रो करेंगी, जैसे कि एस्चुरीज में। एग्जाम्पल क्या था इसका, मैनग्रोव प्लांट राइजोफोरा, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा इसको, ठीक है। देखो जरा एक और क्वेश्चन, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, कितना अच्छा वर्ड लिखा है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बेस ऑफ स्टेम, क्या होंगी इनमें रूट्स, ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या होगा, फाइब्रस रूट, ठीक है, यही है जो बेस ऑफ स्टेम से ग्रो करता है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन सारे के सारे, सारे क्वेश्चन आपने कवर किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे स्टेम के बारे में, और इस चैप्टर को हम करीब करीब 9 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।